क्या होता है जब एक नेक काम आपकी पूरी जिंदगी का सच आपके सामने लाकर खड़ददा कर दे? जब जिस इंसान पर आप तरस खाकर उसे सहारा देते हैं, वही आपके वजूद से जुदा सबसे बद्धा राज हो। आज की कहानी एक ऐसे ही युवा करोड़पति की है, जिसकी जिंदगी में एक बेघर महिला का आना महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि किस्मत का एक ऐसा खेल था, जो सालों पुराने जख्मों को फिर से ताजा करने वाला था। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको भावनाओं के एक ऐसे सफर पर ले जाएगी, जहां हर मौदा पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। आरव खन्ना दिल्ली के सबसे अमीर बिजनेस परिवारों में से एक का इकलौता वारिस था। महज 20 साल की उम्र में एक दर्दनाक हादसे में अपने माता पिता को खोने के बाद उसे विरासत में बेशुमार दौलत तो मिली, लेकिन साथ ही मिला एक कभी न भरने वाला अकेलापन। उसका आलीशान बंगला, जो लुटियंस दिल्ली के सबसे पौश इलाके में था, किसी महल से कम नहीं था, लेकिन आरव के लिए वो सिर्फ एक खाली और खामोश इमारत थी। दूसरी तरफ मीरा शर्मा थी, एक बुजुर्ग महिला, जिनकी आंखों में मायूसी और चेहरे पर वक्त की लिखी कहानियां साफ नजर आती थीं। एक वक्त था जब वो एक जानी मानी कलाकार थीं, लेकिन किस्मत ने उन्हें दिल्ली की सड़कों पर कचरे के ढेरों से गुजारा करने पर मजबूर कर दिया था। ये दो अलग अलग दुनिया के लोग थे, जिन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी तकदीर एक ऐसे धागे से बंधी है, जो उनके अतीत के सबसे बड़े सच को उजागर करने वाला था। दिल्ली की एक उमस भरी रात थी। आरव खन्ना अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार में शहर की जगमगाती सड़कों पर तेजी से गुजर रहा था। बाहर की दुनिया का शोर और रफ्तार उसके अंदर की खामोशी को और भी ज्यादा चुभता था। उसका बंगला, जहां हर ऐशो आराम की चीज मौजूद थी, उसे काटने को दौड़ाता था। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे लगे कूदे के ढेर पर पड़ी। वहां एक बुजुर्ग औरत फटे पुराने कपड़ों में खाने के लिए कुछ तलाश रही थी। उसकी कमजोर और झुकी हुई कमर में एक ऐसी बेबसी थी, जिसने आरव के दिल को झकझोर कर रख दिया। उसने अपनी गाड़ी किनारे लगाई और उस महिला की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आहट सुनकर महिला सहम गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, जैसे उसे लोगों की नफरत और दुत्कार की आदत हो चुकी थी। आरव ने नरम आवाज में पूछा, माफ कीजिएगा माता जी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? उसकी आवाज में हमदर्दी थी, जो उस महिला के लिए किसी अजूबे से कम नहीं थी। उस महिला ने, जिनका नाम मीरा था, झिझकते हुए अपनी कहानी बताई। उनकी आवाज में सालों का दर्द खुला हुआ था। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें उनके किराए के मकान से निकाल दिया गया और अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। आरव, जो अपनी जिंदगी के अकेलेपन से जूझ रहा था, उसे मीरा की आंखों में वही अकेलापन दिखा। उसने बिना एक पल सोचे एक फैसला किया। आप मेरे साथ चलिए, उसने कहा। मेरे घर में एक बद्धा सा गैराज है, जो खाली पद्दा है। आप जब तक चाहें वहां आराम से रह सकती हैं। मीरा को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। एक अजनबी, जो इतना अमीर दिखता था, उस पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा था? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आरव उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने आलीशान बंगले पर ले आया। जब गाड़ी बधे से गेट से अंदर दाखिल हुई, तो मीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी और खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। आरव ने मीरा को गैराज दिखाया। वो सिर्फ एक गैराज नहीं था, बल्कि एक साफ सुथरा और हवादार कमरा था, जिसमें एक आरामदायक बिस्तर, एक छोटा सा बाथरूम और रसोई का जरूरी सामान भी मौजूद था। यह जगह मीरा के पिछले किसी भी घर से कहीं ज्यादा बेहतर थी। उसने कृतज्ञता से आरव की तरफ देखा और कहा, बेटा, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई एहसान नहीं है माता जी। बस ये समझ लीजिए कि इस बद्दे से घर में मुझे भी किसी अपने की जरूरत थी। उस दिन से मीरा उस गैराज में रहने लगी। शुरू में दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी रहती थी। आरव अपने काम में व्यस्त रहता और मीरा अपने छोटे से कोने में सिमटी रहती। वह किसी भी तरह से आरव के लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह अपने हिस्से का सारा काम खुद करती और गैराज को हमेशा साफ सुथरा रखती।
धीरे धीरे आरव और मीरा के बीच की दीवारें टूटने लगीं। आरव अक्सर शाम को काम से लौटने के बाद मीरा के पास आकर बैठ जाता। वे दोनों साथ में चाय पीते और बातें करते। आरव को यह देखकर हैरानी होती थी कि एक बेघर महिला होने के बावजूद मीरा की बातों में एक अजीब सी गहराई और समझदारी थी। उन्हें कला, संगीत और साहित्य की गहरी समझ थी। मीरा ने भी आरव के अंदर के उस अकेले लड्ढाके को पहचान लिया था, जो दौलत के ढेर पर बैठा किसी अपने की कमी महसूस कर रहा था। मीरा की मौजूदगी ने आरव के खाली घर में एक नई जान फूंक दी थी। अब घर की खामोशी उसे चुभती नहीं थी, बल्कि उसे मीरा के होने का एहसास दिलाती थी। वह अक्सर मीरा के लिए बाजार से उनकी पसंद की चीजें ले आता और उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखता। एक दिन आरव अपने माता पिता के पुराने कमरे की सफाई कर रहा था। उसे एक संदूक मिला जिसमें उसकी मां की पुरानी तस्वीरें और पेंटिंग्स रखी हुई थीं। वह उन पेंटिंग्स को लेकर मीरा के पास आया। देखिए, यह मेरी मां ने बनाई थी, उसने कहा। मीरा ने उन पेंटिंग्स को बहुत ध्यान से देखा। फिर उसने हर पेंटिंग की तकनीक, रंगों के इस्तेमाल और उसकी खूबियों के बारे में ऐसी बातें बताईं जो किसी माहिर कला समीक्षक की तरह थीं। आरव हैरान रह गया। आपको कला की इतनी गहरी समझ कैसे है? उसने पूछा। मीरा एक पल के लिए खामोश हो गई। उसकी आंखों में एक पुरानी याद की चमक तैर गई, जिसे उसने तुरंत ही छिपा लिया। बस थोड़ी बहुत दिलचस्पी है, उसने बात टालते हुए कहा। लेकिन आरव समझ गया था कि मीरा उससे कुछ छिपा रही है। उसके अतीत में कोई ऐसा राज जरूर था जो कला से जुड़ा हुआ था। आरव की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वह मीरा के अतीत के बारे में और जानना चाहता था। उसने मीरा से कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार मीरा बात को घुमा देती। वह अपने अतीत के बारे में बात करने से कतराती थी, जैसे वह किसी पुराने जख्म को कुरेदना नहीं चाहती हो। आरव ने भी उस पर ज्यादा दबाव डालना ठीक नहीं समझा। वह जानता था कि जब मीरा सहज महसूस करेगी, तो वह खुद उसे सब कुछ बता देगी। इस बीच उन दोनों का रिश्ता और भी गहरा होता गया। मीरा अब आरव के लिए सिर्फ एक मेहमान नहीं, बल्कि एक मां की तरह बन गई थी। वह उसके खाने पीने का ख्याल रखती, उसे अच्छी सलाह देती और उसकी हर परेशानी को खामोशी से समझ जाती। आरव को भी मीरा में अपनी मां की झलक दिखाई देने लगी थी। एक शाम जब आरव गैराज में मीरा से मिलने गया, तो उसने देखा कि मीरा एक पुराने फटे हुए कागज पर कोयले के टुकड़े से कुछ बना रही है। उसकी उंगलियां बद्दी ही नजाकत से चल रही थीं और कुछ ही देर में उसने एक खूबसूरत सा स्केच तैयार कर दिया। वह स्केच एक बच्चे का था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। आरव उस स्केच को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। यह तो बहुत खूबसूरत है, उसने कहा। आप तो एक बेहतरीन कलाकार हैं। मीरा ने जल्दी से उस कागज को छिपा लिया, जैसे उसने कोई चोरी की हो। नहीं नहीं, ये तो मैं बस ऐसे ही वक्त गुजारने के लिए कर रही थी, वे घबराते हुए बोली। लेकिन उसकी आंखों ने सच बयां कर दिया था। आरव को यकीन हो गया कि मीरा का अतीत कला की दुनिया से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और वह किसी बद्धी वजह से इस दुनिया से दूर हुई है। अगले कुछ दिनों में आरव ने चुपके से इंटरनेट पर पुरानी कलाकारों के बारे में खोजना शुरू कर दिया। उसने कई दिनों तक पुरानी कला प्रदर्शनियों और पत्रिकाओं के आर्काइव्स खंगाले। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर मिली, जिसमें एक युवा और खूबसूरत महिला अपनी पेंटिंग के साथ खड़ी थी। उस महिला का नाम था मीरा शर्मा। वह तस्वीर 20 साल से भी ज्यादा पुरानी थी, लेकिन आरव ने उसे तुरंत पहचान लिया। तस्वीर के नीचे लिखा था, उभरती हुई कलाकार मीरा शर्मा, जिनकी पेंटिंग्स ने कला की दुनिया में तहलका मचा दिया है। आरव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस महिला को वह एक बेबस और लाचार बुढ़िया समझ रहा था, वह एक समय की मशहूर कलाकार थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वह सडरे धाकों पर आ गई? यह सवाल अब आरव को और भी परेशान करने लगा। उस शाम आरव ने मीरा से सीधे सीधे पूछ लिया,
उसने वह पुरानी तस्वीर मीरा को दिखाई। तस्वीर देखते ही मीरा का चेहरा पीला पड़ीडीडीएच गया। उसकी आंखों में एक अनजाना खौफ तैर गया। तुम तुम्हें ये कहां से मिला? उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने नरमी से कहा, मीरा जी, मैं बस सच जानना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी कलाकार थीं, फिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ? मीरा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने रोते हुए बताया कि कैसे कला ही उसकी जिंदगी थी, लेकिन एक हादसे ने उससे सब कुछ छीन लिया। उसने अपने अतीत के एक हिस्से के बारे में बताया, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन उसने उसका नाम नहीं लिया। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है बेटा, वह सब बहुत पीछे छूट गया है, उसने कहा। आरव समझ गया कि जख्म बहुत गहरा है और उसे भरने में वक्त लगेगा। आरव ने फैसला किया कि वह मीरा को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएगा। उसने मीरा को फिर से पेंटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। शुरू में मीरा ने साफ मना कर दिया। मेरे हाथों में अब वो जादू नहीं रहा, उसने कहा। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वह उसके लिए कैनवास, रंग और ब्रश ले आया और उन्हें गैराज में रख दिया। कई दिनों तक मीरा ने उन चीजों को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन एक रात जब पूरा घर सो रहा था, मीरा ने धीरे से ब्रश उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही ब्रश ने कैनवास को छुआ, उसके अंदर का सोया हुआ कलाकार जाग उठा। उस रात सालों बाद मीरा ने अपनी पहली पेंटिंग बनाई। वह एक अधूरी पेंटिंग थी, जिसमें दर्द और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। सुबह जब आरव ने वह पेंटिंग देखी, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जल्द ही मीरा का जन्मदिन आने वाला था। आरव ने फैसला किया कि वह इस दिन को मीरा के लिए बहुत खास बनाएगा। उसने मीरा के लिए एक सरप्राइज पार्टी की योजना बनाई। उसने घर को खूबसूरती से सजाया और मीरा के पसंदीदा पकवान बनवाने का इंतजाम किया। उसने यह भी सोचा कि क्यों ना इस मौके पर कला जगत के कुछ पुराने लोगों को बुलाया जाए, शायद कोई मीरा को पहचान ले। उसने अपने एक दोस्त रोहन देसाई को भी बुलाया, जो एक जाना माना कला समीक्षक था। रोहन पुरानी भारतीय कला का विशेषज्ञ था और उसे मीरा शर्मा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। आरव को उम्मीद थी कि रोहन शायद उसकी कुछ मदद कर सके। वह चाहता था कि मीरा को यह एहसास हो कि उसकी कला को आज भी लोग याद करते हैं। जन्मदिन के दिन आरव मीरा को बहाने से बाहर घुमाने ले गया। जब वे वापस लौटे, तो घर की सजावट और मेहमानों को देखकर मीरा हैरान रह गई। उसकी आंखों में खुशी और आश्चर्य के मिले-जुले भाव थे। यह सब मेरे लिए? उसने भावुक होकर पूछा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, जन्मदिन मुबारक हो मीरा जी। पार्टी में कई लोग आए थे, लेकिन मीरा की नजरें एक कोने में खड्डे रोहन देसाई पर टिक गईं। रोहन भी उसे बड़ी हैरानी से देख रहा था। वह धीरे धीरे मीरा के पास आया और झिझकते हुए पूछा, माफ कीजिएगा, क्या आप मीरा शर्मा है? वही कलाकार? मीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। इतने सालों बाद किसी ने उसे उसके असली नाम से पुकारा था। उसने धीरे से सिर हिलाया। रोहन की आंखों में सम्मान और आश्चर्य का भाव था। उसने कहा, मैंने आपकी कला के बारे में बहुत सुना है। आप अचानक कहां गायब हो गई थी? रोहन के सवाल ने पार्टी के माहौल में एक अजीब सी खामोशी ला दी। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। वह फिर से अपने अतीत के उस काले अध्याय में नहीं लौटना चाहती थी। आरव ने स्थिति को संभाला और बात को दूसरी तरफ मोड़ दाच दिया। लेकिन पार्टी के बाद आरव और रोहन ने अकेले में बात की। रोहन ने बताया कि मीरा शर्मा 20 साल पहले एक बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार थीं, लेकिन फिर वह अचानक गायब हो गईं। अफवाह थी कि उनका एक अमीर कला संग्राहक विक्रम सिंह राठौर के साथ कोई रिश्ता था। विक्रम एक बहुत ही शातिर और खतरनाक इंसान माना जाता था। रोहन ने यह भी बताया कि विक्रम आजकल दिल्ली में ही है और एक बड़ी कला नीलामी का आयोजन कर रहा है। ये सुनते ही आरव को शक हुआ कि मीरा के गायब होने के पीछे जरूर विक्रम का ही हाथ है। आरव ने फैसला किया कि वह इस राज से पर्दा उठाकर रहेगा। उसने मीरा से विक्रम सिंह राठौर के बारे में पूछा।
विक्रम का नाम सुनते ही मीरा का चेहरा सफेद पड़ी डीएच गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उस शैतान का नाम मत लो मेरे सामने, वह खौफ से बोली। आरव ने उसे हिम्मत दी और कहा, मीरा जी, आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं। आपको मुझे सच बताना होगा ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। मीरा ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे विक्रम ने पहले उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसकी कला का फायदा उठाने लगा। विक्रम नकली पेंटिंग्स बनवाकर उन्हें असली बताकर बेचता था और जब मीरा ने इसका विरोध किया तो विक्रम ने उसे जान से मारने की धमकी दी। एक रात उसने मीरा पर हमला किया जिसमें वह बड्ढी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी थी। तब से वह अपनी पहचान छिपाकर जी रही थी। यह सब सुनकर आरव का खून खौल उठा। उसने ठान लिया कि वह विक्रम को उसके किए की सजा दिलाकर रहेगा। उसने रोहन की मदद से एक योजना बनाई। योजना यह थी कि मीरा फिर से अपनी कला की दुनिया में वापस लौटेगी। आरव ने दिल्ली की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी में मीरा की पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी आयोजित करने का फैसला किया। उसका मानना था कि जब मीरा की कला फिर से दुनिया के सामने आएगी तो विक्रम जरूर बौखला जाएगा और कोई ना कोई गैसलती कर बैठेगा। शुरू में मीरा इस बात के लिए तैयार नहीं थी। उसे डर था कि विक्रम उसे ढूंढ लेगा, लेकिन आरव ने उसे यकीन दिलाया, जब तक मैं आपके साथ हूं कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आरव के भरोसे ने मीरा को हिम्मत दी और वह प्रदर्शनी के लिए नई पेंटिंग्स बनाने में जुट गई। अगले कुछ हफ्ते मीरा के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। उसने दिन रात एक करके अपनी कला को फिर से कैनवास पर उतारना शुरू कर दिया। उसकी हर पेंटिंग में उसके 20 साल का दर्द, उसकी उम्मीदें और उसकी भावनाएं साफ झलक रही थीं। आरव हर पल उसके साथ था। वह उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता और उसे हौसला देता। आखिरकार प्रदर्शनी का दिन आ ही गया। गैलरी कला प्रेमियों, मीडिया और समीक्षकों से खचाखच भरी हुई थी। जब लोगों ने मीरा की पेंटिंग्स देखी तो वे दंग रह गए। हर कोई उसकी कला की तारीफ कर रहा था। 20 साल बाद मीरा शर्मा ने एक बार फिर कला की दुनिया में अपनी शानदार वापसी की थी। वह अपनी सफलता को देखकर भावुक हो गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आरव ने गर्व से उसका हाथ थाम लिया। प्रदर्शनी की कैशबार आग की तरह फैल गई और जल्द ही विक्रम सिंह राठौर तक भी पहुंच गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मीरा, जिसे वह मरा हुआ समझता था, जिंदा है और फिर से पेंटिंग कर रही है। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे डर था कि कहीं मीरा उसका राज दुनिया के सामने न खोल दे। उसने मीरा को खत्म करने का फैसला किया। उधर आरव को अंदेशा था कि विक्रम जरूर कोई हरकत करेगा। उसने मीरा की सुरक्षा के लिए प्राइवेट गार्ड्स तैनात कर दिए थे। वह जानता था कि असली लड़ाई तो अब शुरू होनी है। प्रदर्शनी की सफलता के बाद विक्रम की बड्ढी कला नीलामी का दिन भी आ गया। आरव, मीरा और रोहन ने उस नीलामी में जाने का फैसला किया। यह विक्रम से आमने सामने की टक्कर का वक्त था। नीलामी दिल्ली के सबसे महंगे होटल में हो रही थी। हॉल देश के सबसे अमीर लोगों से भरा हुआ था। जब विक्रम ने आरव के साथ मीरा को वहां देखा तो उसके चेहरे का रंग उड्डीएच गया। वह गुस्से में उनकी तरफ बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? उसने मीरा से कहा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहता, आरव बीच में आ गया। हिम्मत की बात तुम मत करो विक्रम, आरव ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। आज तुम्हारे सारे गुनाहों का हिसाब होगा। मीरा अब वो डरी सहमी औरत नहीं थी। आरव के साथ ने उसे एक नई हिम्मत दी थी। उसने भी विक्रम की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने सोचा था कि तुम मुझे डराकर हमेशा के लिए खामोश कर दोगे। तुम गलत थे विक्रम। आज सच सबके सामने आएगा। नीलामी शुरू होने से ठीक पहले रोहन ने माइक संभाला। उसने हॉल में मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे धोखेबाज का पर्दाफाश करने जा रहा हूं जिसने सालों तक कला की दुनिया को धोखा दिया है। फिर उसने प्रोजेक्टर पर कुछ तस्वीरें दिखाईं। वे तस्वीरें उन नकली पेंटिंग्स की थीं जिन्हें विक्रम असली बताकर बेचता आया था।
रोहन ने हर पेंटिंग की असलियत को सबूतों के साथ साबित किया। हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, यह सब झूठ है। यह मुझे बदनाम करने की साजिश है। लेकिन तभी पुलिस की एक टीम हॉल में दाखिल हुई। रोहन ने पहले ही सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए थे। पुलिस ने विक्रम सिंह राठौर को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस विक्रम को हथकड़ियां पहनाकर ले जा रही थी, तो मीरा की आंखों में सुकून के आंसू थे। 20 साल पुराना बोझ आज उसके दिल से उतर गया था। उसे आखिरकार इंसाफ मिल गया था। आरव ने उसे गले लगा लिया। सब खत्म हो गया मीरा जी, अब आप आजाद हैं। उस दिन के बाद मीरा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वह फिर से एक सम्मानित कलाकार बन गई थी। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक टीस बाकी थी। एक ऐसा जख्म था जो अभी तक नहीं भरा था। विक्रम के जेल जाने के बाद मीरा ने एक दिन आरव को अपने अतीत का एक और राज बताया। उसने बताया कि उसकी एक बेटी भी है, जिसे उसे विक्रम के डर से छो ढूंढना पड़ीहा था। जब वह विक्रम से भाग रही थी, तो उसने अपनी बेटी को एक रिश्तेदार के पास छोड़ बेच दिया था। लेकिन कुछ सालों बाद उनसे भी संपर्क टूट गया। मीरा ने रोते हुए कहा, मैंने अपनी बेटी को 20 साल से नहीं देखा है। पता नहीं वह जिंदा भी है या नहीं, और अगर है तो कहां है, किस हाल में है। यह सुनकर आरव का दिल भर आया। उसने मीरा से वादा किया, मैं आपकी बेटी को ढूंढ निकालूंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया ही क्यों ना छाननी पड़ रहे। आरव ने अपने सारे संपर्कों का इस्तेमाल किया और देश के सबसे अच्छे जासूसों को इस काम पर लगा दिया। कई हफ्तों की कड़ही मुशक्कत और छानबीन के बाद आखिरकार एक सुराग मिला। पता चला कि मीरा की बेटी प्रिया देहरादून के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाती है। आरव और मीरा बिना देर किए देहरादून के लिए निकल पड़ी थे। पूरा रास्ता मीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अपनी बेटी से मिलने के लिए बेचैन भी थी और डरी हुई भी थी। वे उस पते पर पहुंचे जो जासूस ने दिया था। वह एक छोटा सा साधारण सा घर था। मीरा ने कांपते हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद एक खूबसूरत महिला ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में मीरा को अपनी ही परछाई नजर आई। वह प्रिया थी। अपनी मां को इतने सालों बाद अचानक अपने सामने देखकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। मां, वह सिर्फ इतना ही कह सकी। फिर दोनों मां बेटी एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगीं। वह 20 साल की जुदाई, दर्द और इंतजार का मिलन था। आरव एक कोने में खदेड़ी था, इस भावुक पल को देख रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका अपना परिवार पूरा हो गया हो। प्रिया अपनी मां को अपने घर के अंदर ले गई। उसने बताया कि वह शादीशुदा है और उसका एक छोटा सा बेटा भी है। मीरा अपने नाती से मिलकर बहुत खुश हुई। उस दिन मीरा ने प्रिया को अपनी पूरी कहानी सुनाई कि उसे क्यों अपनी बेटी को छोड़ कर जाना पड़ा था। प्रिया ने अपनी मां को माफ कर दिया। वह समझ सकती थी कि उसकी मां ने जो भी किया वह मजबूरी में किया था। आरव ने प्रस्ताव रखा कि प्रिया अपने परिवार के साथ दिल्ली आकर उनके बंगले में ही रहे। इस तरह मीरा अपने बेटी और नाती के साथ रह सकेगी और वे सब मिलकर खोया हुआ वक्त फिर से जी सकेंगे। प्रिया इस बात के लिए मान गई। आरव के घर में खुशियां लौट आई थीं। बंगला अब खाली नहीं लगता था। उसमें अब एक हंसता खेलता परिवार रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आरव अक्सर मीरा को चुपचाप और उदास देखता था। उसे लगता था जैसे मीरा अभी भी उससे कुछ छिपा रही है। एक रात जब घर के सब लोग सो गए थे, मीरा आरव के कमरे में आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने कहा। एक ऐसा सच जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। आरव ने चिंता से पूछा, क्या बात है मीरा जी? आप परेशान लग रही हैं। मीरा ने एक गहरी सांस ली और कहा, विक्रम से मिलने से पहले मेरी शादी हुई थी। मेरे पति का नाम राजेश शर्मा था। वह दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे।
ये सुनते हुए आरव को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मीरा ने कांपती आवाज में आगे कहा, तुम्हारे माता पिता की मौत किसी कार हादसे में नहीं हुई थी, जैसा कि तुम्हें बताया गया है। आरव हैरान रह गया। तो फिर कैसे? उसने पूछा। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, राजेश की मौत का जिम्मेदार विक्रम था। विक्रम मुझसे शादी करना चाहता था। वह मेरे लिए पागल था। जब मैंने मना कर दिया तो उसने राजेश को रास्ते से हटाने का फैसला किया। उसने उसने मेरे पति का कत्ल करवा दिया था। यह सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विक्रम इतना नीचे गिर सकता है। उसे मीरा के लिए बहुत दुख हो रहा था। उसने मीरा को गले लगाकर सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सबसे बड़ा राज तो अभी सामने आना बाकी था। मीरा ने आरव के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, एक और सच है जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। आरव खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। मीरा ने जो अगला वाक्य कहा, उसने आरव की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। राजेश शर्मा सिर्फ मेरे पति नहीं थे, उसने कहा। वो तुम्हारे असली पिता थे, आरव। आरव को लगा जैसे उसके कानों में किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। क्या क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? वह हकलाते हुए बोला। मीरा ने रोते हुए बताया, तुम राजेश और मेरे बेटे हो। जब विक्रम ने राजेश को मार दिया तो उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया या उससे दूर जाने की कोशिश की तो वह तुम्हें भी मार देगा। मैं बहुत डर गई थी। तुम्हारी जान बचाने के लिए मेरे पास तुम्हें खुद से दूर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मीरा ने सिसकते हुए कहा, मैंने तुम्हें खन्ना परिवार को सौंप दिया, जो मेरे अच्छे दोस्त थे और उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने वादा किया कि वे तुम्हें अपने बेटे की तरह पालेंगे और तुम्हारी असली पहचान हमेशा एक राज रखेंगे। मैं हर रोज दूर से तुम्हें बढ़ते हुए देखती थी, लेकिन कभी तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं कर सकी। आरव स्तब्ध खड़ा था। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह घूम गई। जिस औरत को वह कुछ महीने पहले तक एक बेघर बुढ़िया समझता था, वह उसकी अपनी मां थी। जिस पिता को वह मरा हुआ समझता था, उनका बेरहमी से कत्ल हुआ था। उसकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। आरव ने मीरा को कसकर गले लगा लिया। मां! सालों बाद यह शब्द उसकी जुबान पर आया था। मां और बेटे दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोते रहे। 20 साल का बिछोह, दर्द और अकेलेपन का अंधेरा आज उनके आंसुओं में बह रहा था। आरव को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। उसे समझ आ गया था कि क्यों उसे अपने आलीशान बंगले में हमेशा एक खालीपन महसूस होता था। उसे दौलत नहीं, बल्कि अपनी मां के प्यार की जरूरत थी। उसने मीरा का हाथ चूमते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए मां, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मीरा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने तुम्हें इतने साल अकेले छोड़ डाच दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। अगली सुबह आरव ने यह सच प्रिया को भी बताया। प्रिया को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि जिस इंसान ने उसकी मां को इतना सम्मान और सहारा दिया, वही उसका अपना भाई है। सालों से बिछड़ा हुआ परिवार आखिरकार पूरा हो गया था। आरव का खाली बंगला अब सच में एक घर बन गया था, जहां प्यार, हंसी और रिश्तों की गर्माहट थी। आरव, मीरा और प्रिया ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। मीरा ने अपनी कला से लोगों का दिल जीतना जारी रखा, लेकिन अब उसकी कला में दर्द की जगह खुशी और उम्मीद ने ले ली थी। आरव को भी अपनी जिंदगी का असली मकसद मिल गया था। वह जान गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि परिवार का प्यार होता है। उन्होंने साथ मिलकर राजेश शर्मा के नाम पर एक आर्ट फाउंडेशन की शुरुआत की, जो गरीब और प्रतिभाशाली कलाकारों की मदद करता था। और इस तरह एक बेघर महिला और एक अकेले करोड़पति की यह कहानी अपने अंजाम तक पहुंची। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी-कभी सबसे बड़े चमत्कार
उन रास्तों पर मिलते हैं जिनकी हम कभी उम्मीद भी नहीं करते। आरव ने सिर्फ मीरा को एक छत ही नहीं दी थी, बल्कि अनजाने में अपनी जडरीहों को, अपने अतीत को और अपनी मां को वापस पा लिया था। उनका रिश्ता इस बात का सबूत है कि प्यार और अपनेपन के आगे दुनिया की कोई भी दीवार टिक नहीं सकती। यह एक ऐसी कहानी थी जहां कला, प्रेम और त्याग ने मिलकर नफरत और धोखे को हरा दिया। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आप आरव की जगह होते, तो क्या आप अपनी मां के इतने बड़े राज को जानने के बाद उन्हें माफ कर पाते? अपने जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।